SN1 और SN2 रिएक्शन हो गई कंप्लीट। क्लियर है? पढ़ा आपने कल घर पे? नोट कर लिया है इसको पूरा? तो इसके नोट तो पढ़ते पढ़ते नहीं लिखने में आते क्या? तो लिख लिया करो डायरेक्ट ही, PDF की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है ना? अपन अब बात करें यहाँ पर कि अब आता है हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन और बेंजीन को एरीन भी कहते हैं, जैसे कहते हैं हेलो एरीन। हेलो एरीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction towards the nucleophilic substitution reaction. Clear? Why? या ये भी आ सकता है हेलोएरिन्स डू नॉट गिव द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वाई? लेस रिएक्टिव है या देता ही नहीं है। उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं देता वो? तो वहां देखिएगा, ये राजस्थान बोर्ड में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली चीज तो राजस्थान बोर्ड में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान बोर्ड में तो जो मैं 4 रीजन बता रहा हूं उनमें से केवल एक रीजन को लिखना है आपको। किसको लिखना है? केवल ओनली एक रीजन को। बाकी अपन को जब भी रिएक्शन करेंगे तब ये याद ही रखना है कि भाई हेलोएरिन लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? तो उसमें देखिएगा सबसे जो बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा रीजन आता है आपके रेजोनेंस, और यही आपको राजस्थान बोर्ड में देना है ये रीजन, रेजोनेंस। कि हेलोएरिन में क्या पाया जाता है? रेजोनेंस पाया जाता है। तो हेलोएरिन में क्या है, यहां पर ये एरीन हो गया, मतलब बेंजीन रिंग हो गया, और ये हेलो हो गया। हेलो का मतलब HCl, Br और I में से कोई एक होगा। ठीक है? तो यहाँ पे वो जनरली हेलो की जगह क्लोरोबेंजीन भी लिख सकता है क्वेश्चन में कभी कभी। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देखें तो इसमें एक रेजोनेंस है लॉन पेयर सिंगल डबल वाला। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? लॉन पेयर से सिंगल पे और डबल से उसके पास वाले आइटम पे। तो क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा आपके क्या? डबल बॉन्ड X और प्लस, और यहाँ पे आएगा माइनस डबल और डबल। क्लियर? यहाँ पर अपन देखें नेगेटिव सिंगल डबल, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये रेजोनेंस बनेगा, ये स्ट्रक्चर आएगी नेगेटिव डबल 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 बॉन्ड X, ये 2 लॉन पेयर और एक प्लस है ही है। फिर यहाँ पर देखें आप नेगेटिव सिंगल और डबल, क्या आएगा? ये डबल बॉन्ड X लॉन पेयर प्लस और माइनस डबल और डबल। क्लियर है? फिर यहाँ पर देखें आप ये नेगेटिव सिंगल और डबल। क्लियर? वो एज इट इज आ जाएगा जैसा है। तो ये दिख रहा है उधर, आप यहाँ देखिएगा इसमें ये आ गया X लॉन पेयर और ये डबल डबल डबल। तो यदि मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा? ये बेंजीन रिंग आ गई आपके, और यहाँ जो C और X बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड। क्लियर? ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में यहाँ सिंगल है, कहीं पे डबल है, तो ये जो बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड है, और पार्शियल डबल बॉन्ड है तो ये X आ गया। क्लियर? और यहाँ पर ये ऐसे आ गया, ये माइनस घूम रहा है नीचे तो रिंग में, क्या घूम रहा है? माइनस, और ऊपर क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। तो आप यहाँ पे प्लस डेल और यहाँ कर सकते हैं माइनस डेल। तो यहाँ पर जो CX बॉन्ड है, रेजोनेंस के कारण CX बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। क्या आ गया भाई? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। अब बताइए, हेलो एल्केन होता तो एल्केन में तो ये CX बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता भाई। ये तो हेलो एल्केन है, क्या? ये तो हेलो एल्केन है, और ये हेलो एरीन है। तो हेलो एरीन में जो CX बॉन्ड है, ये वाला C और ये वाला X बॉन्ड है, वो पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो यहाँ बॉन्ड सिंगल है, यहाँ डबल है। किस बॉन्ड की स्ट्रेंथ आई होती है? पार्शियल डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ आई होगी। तो इस बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट है और इस बॉन्ड को तोड़ना इजी है। इसको तोड़ना इजी है तो हाईली रिएक्टिव है।
लेकिन इसको तोड़ना डिफिकल्ट है, टूटेगा ही नहीं, तो रिएक्टिविटी कहाँ से आएगी? तो ये क्या होगा? बहुत लेस रिएक्टिव होगा। क्या होगा? लेस रिएक्टिव होगा। तो इसका थ्योरी में आप क्या कहेंगे? इन हेलोएरीन द लोन पेयर ऑफ हेलोजन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग, सो partial double bond character comes in CX bond in haloarine. Clear? और partial double bond character comes in CH bond, so it is difficult to break. क्या है? टूटना कठिन है, और टूटना कठिन है तो यहाँ पर क्या होगा? It is very less reactive towards the nucleophilic substitution. क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए टूटना जरूरी है ना भाई, जबकि हेलोएरीन में, हेलोएल्केन में ऐसा कोई रेजोनेंस नहीं है, और रेजोनेंस नहीं है तो ये बॉन्ड सिंगल है, और सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक होती है, तो इजीली टूटेगा, और इजीली टूटेगा तो ये मोर रिएक्टिव होगा। एनी कंफ्यूजन? ये है रेजोनेंस के बेस पर। तो आपको वो एक तो लैंग्वेज लिखनी है, लैंग्वेज में क्या लिखना है? इन हेलोएरीन द लोन पेयर ऑफ हेलोजन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग, सो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम्स इन CX बॉन्ड। क्लियर? or partial double bond character comes in CX bond, it is difficult to break. Due to this, it is very less reactive towards the nucleophilic substitution reaction. Any confusion? ये है लेस रिएक्टिविटी का। फिर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देनी है, काम खत्म। ये आंसर है। राजस्थान बोर्ड में यही लिखना है, जब भी आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स में आएगा? 2 मार्क्स में आएगा। 2 मार्क्स से कम का कभी भी नहीं आएगा। अब इसके अलावा और क्या रीजन है वो देखिएगा। अब जो और बाकी के रीजन है वो आपको बोर्ड में नहीं लिखने, लेकिन समझने के कभी कभी स्टेटमेंट के रूप में आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि ये हेलोएरीन है, ये हेलोएरीन है, और ये हेलोएल्केन है। दिस इज द हेलोएल्केन और दिस इज द हेलोएरीन। ओके, तो यहाँ पर जो हेलोएरीन है उसमें ये जो कार्बन है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है, और यहाँ ये कार्बन sp3 हाइब्रिड है। कौन सा हाइब्रिड है? sp3। तो हम सेकंड पॉइंट ले रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे करेगा इसका? जब ये sp2 हाइब्रिड है तो यहाँ पर ये जो कार्बन है, इस कार्बन में परसेंटेज एस कैरेक्टर आई होंगे बजाय इस कार्बन के, और जब परसेंटेज एस कैरेक्टर आई है तो इस कार्बन का साइज छोटा है। अरे भाई साइज क्या है इसका? छोटा है। और जब ये साइज छोटा है तो CH बॉन्ड लेंथ क्या है? स्मॉल है, और CH बॉन्ड लेंथ छोटी है, यहाँ पर स्मॉल है देन दिस। क्लियर? तो यहाँ जब CH बॉन्ड शॉर्ट है, छोटा है मतलब, तो इसको तोड़ना डिफिकल्ट है ना भाई। तो ये बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी हाई होगी। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन में क्या कह सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में आप कह सकते हैं कि सर इन हेलोएरीन कार्बन इज इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, while in हेलोएल्केन कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर क्या है? परसेंटेज एस कैरेक्टर हाई होने के कारण साइज ऑफ कार्बन इन हेलोएरीन इज स्मॉल, सो CH बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर देन CH बॉन्ड लेंथ ऑफ हेलोएल्केन। अब ये शॉर्टर है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई है तो इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। क्लियर? ये 2 रीजन हो गए। तीसरा रीजन जो इसने दे रखा है आपके, वो तीसरा रीजन क्या है वो देखिएगा। ये क्लियर है? उसके बाद थर्ड रीजन की अपन बात करें तो थर्ड रीजन की बात है यहाँ पर। थर्ड रीजन जो आएगा वो आएगा अनस्टेबिलिटी ऑफ एरिल कार्ब कैटायन। जो एरिल कार्ब कैटायन है, हम उसकी अनस्टेबिलिटी की बात करते हैं कि कैसे होगी। तो यहाँ पर मान लो कि ये SN1 रिएक्शन दे रहा है, सपोज दैट SN1 रिएक्शन देगा तो इस बॉन्ड का CH बॉन्ड का क्लेवेज होगा इलेक्ट्रोलाइटिक, मान लो हो भी गया क्लेवेज, और क्लेवेज हो भी गया तो यहाँ जो बनाएगा ये कार्ब कैटायन, वो कार्ब कैटायन कौन सा बनाएगा? एरिल कार्ब कैटायन बनाएगा। क्या बनाएगा? ये एरिल कार्ब कैटायन बनाएगा। और आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम
इज वेरी लेस स्टेबल। क्लियर? और जब ये हाईली अनस्टेबल है तो जब बनने वाला इंटरमीडिएट ही अनस्टेबल है तो प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा? नहीं बनेगा, तो रिएक्शन होगी ही नहीं, बिकॉज इंटरमीडिएट इज हाईली अनस्टेबल। क्लियर है? तो ये तीसरा रीजन हो गया। अब चौथा रीजन क्या होता है? चौथा रीजन होता है पॉसिबल रिपल्शन। अब मान लो ये तो SN1 से हुआ, अगर SN2 से होता तो ये रिएक्शन SN2 से कराते तो SN2 में क्या होता? SN2 में रिएक्शन कराते समय ये बेंजीन रिंग थी मेरे पास और ये हैलोजन है। तो बेंजीन रिंग में क्या है? यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड कैसे है? यहाँ कार्बन सारे के सारे sp2 हाइब्रिड है, और जब कार्बन sp2 हाइब्रिड है तो ईच कार्बन पर एक प्योर p ऑर्बिटल होगा ना भाई। अरे भाई जब sp2 है तो ये कार्बन का एक s काम आया, 2s, और 2p में से केवल 2 ही तो p काम आए, ये p तो बची गया ना भाई। भाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन करा इसमें, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ? 2 p तो हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो गए, एक प्योर p रिमेन्स हो गया। तो यहाँ पर एक प्योर p ऑर्बिटल सब पर प्रेजेंट है जिसमें अल्फा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। भाई कार्बन के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन है ना, और कार्बन हमेशा हाइब्रिडाइजेशन एक्साइटेड स्टेट में बनाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखें, इसके पास हर कार्बन के पास एक प्योर p ऑर्बिटल है, और प्योर p ऑर्बिटल है तो ऐसे ओवरलैपिंग कर सकता है इस तरीके से। एक तो ये ओवरलैपिंग कर सकता है, एक ये भी तो ओवरलैपिंग कर सकते हैं आपस में। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने 2 मिक्स कर दिए ऐसे कि भाई ये X था, ये प्योर p ऑर्बिटल है सबके पास एक बार से ओवरलैपिंग इनने कर ली, अल्टरनेटिव ओवरलैपिंग होगी ना भाई, और एक बार ओवरलैपिंग जो है वो ऐसे हो गई, अतिव्यापन जो है उसका वो ऐसे हो गया। वो ऐसे हो गई। तो जब एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर है, पूरे में घूम रहा है ना भाई, और पूरे में घूम रहा है तो ये घूम रहा है। तो यहाँ पर क्या है? बेंजीन रिंग तो ये बीच में रह गई, ये वाली बेंजीन रिंग है आपके, ये वाली बेंजीन रिंग है आपके। ये वाली बेंजीन है। क्लियर? बीच वाली तो है बेंजीन रिंग, है ना। कार्बन की तो स्केलेटन ये है, और ये जो ऊपर और नीचे जो आ रही है ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। आधा ऊपर है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, देखो ये जो रिंग है एक पाई की, ये पाई वाली रिंग तो ऊपर की हो रही है, ऊपर होगी ना भाई, और ये आधी कहाँ है? ये वाली नीचे है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना इसमें, वो इस तरीके से है। बेंजीन रिंग तो ऐसे है, बीच में आधा क्लाउड ऊपर है और आधा क्लाउड नीचे है, तो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना ऐसे। ये आधा ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और आधा नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, घूम रहा है मतलब। बीच में कार्बन चेन रिंग है और ऊपर आधा और आधा नीचे। तो ये ऑर्बिटल ऐसे तो रहेंगे भाई, एक यूं ही तो रहेंगे, तो एक तो ऊपर बनेगी चेन और एक नीचे बनेगी। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इसके अंदर इस रिंग कार्बन चेन को चारों तरफ से नेगेटिव एटमॉस्फेयर ने घेर रखा है, नेगेटिवली चार्ज है। अरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो क्या है? ये नेगेटिव चार्ज है चारों तरफ, और आने वाला न्यूक्लियोफाइल कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल करेंगे, और रिपल करेंगे तो सारे फैक्टर क्या बता रहे हैं कि भाई अटैक ही नहीं कर पा रहा वो, और अटैक नहीं कर पा रहा। तो हेलोबेंजीन या हेलोएरीन इज वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द SN2 रिएक्शन या टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आपसे यदि ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है तो आपको जवाब देना है केवल रेजोनेंस वाला फैक्टर, कि भाई इन हेलोएरीन द lone pair of halogen is participate in resonance with benzene ring, so CH bond become partial double bond which is difficult to break. Clear है? So it is less reactive towards the nucleophilic substitution reaction. Clear? तो हेलोएरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। तो अपन ने यहाँ पे लिखा फैक्टर्स
affecting SN1 and SN2 रिएक्शन। देखो यहाँ पे दो फैक्टर पढ़ेंगे अपन, एक तो SN1 SN2 में डिफरेंस पढ़ाई, एक अपन के आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, और वो जब पूरा होगा तब जाके इसके क्वेश्चनों में आपके करेक्ट आंसर आना चालू होंगे। क्यों? अभी तो मैंने पढ़ा दिया, आपकी केवल थिंकिंग एक ही तरीके से है, सब्स्टिट्यूशन के तरीके से, और यही रिएक्टेंट में एलिमिनेशन भी होता है सेम रिएक्शन में। तो आप प्रोडक्ट एलिमिनेशन का सोचोगे ही नहीं तो आंसर आएगा नहीं, और आंसर गलत करोगे। तो पहले अपन ये पढ़ते हैं, फिर एलिमिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है। तो सब्स्टिट्यूशन में SN1 और SN2 में अपन बात करें, सबसे पहले बात करें नेचर ऑफ रिएक्टेंट या नेचर ऑफ RH। नेचर ऑफ RH, तो आपने देखा कि जो एल्किल हैलाइड है वो 3 टाइप का है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो यदि अपन बात करें SN1 रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, SN1 रिएक्शन में रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है उसमें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स द SN1 रिएक्शन। क्लियर? फिर होता है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और फिर होता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ओके, तो ये तो है SN1 रिएक्शन में। और यदि मैं SN2 रिएक्शन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखता तो अपन ने कल ही पढ़ा SN2। SN2 में अपन ने क्या दिया था कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो CH3X है, और फिर CH3 CH2 और X है, और फिर CH3 CH CH3 और X है, और फिर जो है CH3C CH3 और CH3 CH2X है, और सबसे कम जो है वो 3 डिग्री। क्लियर? कोई दिक्कत? अब यहाँ पर ये सुपर 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, और ये नियोपेंटिल है। क्या है भाई? नियोपेंटिल। तो SN2 रिएक्शन में 1 डिग्री जो रिएक्टेंट है वो हाईली रिएक्टिव है, और 3 डिग्री रिएक्टेंट तो देता ही नहीं है, एक तरह से यूं मान लो वेरी लेस रिएक्टिव। तो यदि यहाँ पर अपन बात कर लें, रिएक्टिविटी SN1 में 3 डिग्री हाईली रिएक्टिव है, और SN2 में 1 डिग्री हाईली रिएक्टिव है। क्लियर है? तो आप कैसे कहोगे? तो जब यहाँ पर 3 डिग्री आ रहा है तो रिएक्शन फेवर्स करेगी SN1 मैकेनिज्म का, और जब एक 1 डिग्री आ रहा है तो रिएक्शन फेवर्स करेगी SN2 मैकेनिज्म का। क्लियर? किसके? ये दिख रहा है ना वीडियो? तो रिएक्शन फेवर्स करेगी किसका? SN2 मैकेनिज्म का। क्लियर है? अब बचा कौन? 2 डिग्री। क्या बचा आपका? 2 डिग्री। और जब 2 डिग्री बचा है तो 2 डिग्री दोनों दे सकता है, और दोनों दे सकता है तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि भाई मीडियम कौन सा है। यदि पोलर मीडियम है, कैसा मीडियम है? पोलर मीडियम है, तो SN1 रिएक्शन होगी। जैसे एसिडिक मीडियम दे दिया, या वाटर दे दिया, एल्कोहल मीडियम दे दिया, एसिडिक एसिड मीडियम दे दिया, कोई भी पोलर मीडियम दे दिया तो SN1 मैकेनिज्म होगी। और नॉन पोलर मीडियम दे दिया, क्लियर? जैसे DMF दे दिया, DMSO दे दिया, नॉन पोलर मीडियम दे दिया, तो कौन सी रिएक्शन होगी? SN2। तो ये तरीका है करने का। क्लियर? तो ये तो ऑलरेडी आपको आता ही है कि भाई 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो नोट्स बनाने का तरीका क्या है? इसको ले लो, यहाँ पे इस समय स्क्रीनशॉट मार लो, तो उतार लो उसको कि भाई क्या लिख रहा है, काम खत्म। तो ये अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड आएगा तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है वो मोस्ट रिएक्टिव होगा इन SN1 रिएक्शन। तो जब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा तो रिएक्शन अपने आप SN1 की ओर मुड़ जाएगी, तो वो फेवर से उसको करेगा SN1 को। जब 1 डिग्री आएगा तो SN1 में तो वो वेरी लेस रिएक्टिव है, लेकिन SN2 में मोस्ट रिएक्टिव है, तो फिर वो SN2 देगा। अब बचा कौन? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री जब आएगा तो आपको देखना है मीडियम कौन सा है, पोलर है या नॉन पोलर है।
पोलर है तो SN1 और नॉन पोलर है तो SN2। तो ये पोलर मीडियम ही तो है जो कार्बेट आयन बना सकता है। ये पोलर मीडियम की प्रेजेंस में तो आएगा चार्ज। अगर पोलर मीडियम नहीं होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज कैसे होगा? क्लियर? तो यहाँ पर SN2 और SN1 इस तरीके से देखनी है आपको। तो बताइए पहले आपको ये आया कि नहीं आया, डिग्री से फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? अगर डिग्री आए तो आप कर सकते हो, कौन सी देंगे? क्लियर है? वो स्पेशल कंडीशंस होंगी जब 1 डिग्री SN1 रिएक्शन देगा, वेरी स्पेशल कंडीशंस होंगी, वो अपन पढ़ेंगे बाद में। लेकिन 1 डिग्री आएगा तो आपका आंसर ऑलवेज SN2 को ही जाएगा। क्लियर? अब आप और देखिए, और अपन यहाँ देखें भाई, ये तो हो गया आपके SN1 SN2 है ना, एल्किल हैलाइड हो गया। अब मान लो ये एरिल हैलाइड होता या एलिल हैलाइड होता, ये दो चीज होती। ये तो है एरिल हैलाइड या बेंजिलिक हैलाइड ले लें अपन ऐसा, ये ऐसा होता, इसे कहते हैं बेंजिलिक हैलाइड। आप ढंग से समझोगे ना तो सारे आंसर मेरे हर स्टेटमेंट में लिखे हुए, ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर या तो मेरे नोट में या मेरे स्टेटमेंट में नहीं हो। ढंग से सुनोगे तो। और यहाँ पे क्या है, ये है एलिल हैलाइड। एलिल का मतलब दिस। तो यहाँ पर अपन देखें तो इनसे बनने वाला कार्ब कैटायन जो होता है वो हाईली स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें रेजोनेंस पाया जाता है। यहाँ कार्ब कैटायन तो ये बनेगा तो इसमें रेजोनेंस है, और यहाँ पर जब कार्ब कैटायन बनेगा तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और X। तो यहाँ पर भी कार्ब कैटायन जो बनेगा वो ये बनेगा, इसमें भी क्या है, रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस है, कार्ब कैटायन स्टेबल बन रहा है, तो SN1 रिएक्शन फास्ट होनी चाहिए। बट आप ध्यान दीजिए दोनों 1 डिग्री है। क्या है? दोनों 1 डिग्री है। तो जब ये दोनों आ जाए एलिलिक और बेंजिलिक, ये क्या है, एलिल हैलाइड हो गया या एलिलिक हैलाइड भी बोल सकते हैं इसको। ये हैलाइड हो गया और ये बेंजिल हैलाइड हो गया। बेंजिलिक तो इस पूरे कंपाउंड की टाइप है, और वैसे बोलेंगे तो बेंजिल हैलाइड नाम आएगा इसका। तो इस CH2 को बेंजिल कहते हैं ना अपन, तो बेंजिल हैलाइड हो गया। तो ये तो बेंजिल हैलाइड है, ये एलिल हैलाइड है। इन दोनों में होनी तो SN1 रिएक्शन फास्ट चाहिए थी, बिकॉज कार्ब कैटायन इज मोस्ट स्टेबल। बट इन दोनों के केस में आपको ऑलवेज ध्यान रखना है SN2 रिएक्शन जो है वो मोर फेवरेबल है। क्लियर? SN2 रिएक्शन क्या है आपके, मोस्ट फेवरेबल है। क्लियर है? ये ध्यान रखना। तो अब जब भी आपके बेंजिल हैलाइड आ जाए या एरिल हैलाइड आ जाए तो आप आंख बंद करके कह दो SN2 होगी। क्या होगी? SN2 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 डिग्री और इजीली क्लेव होगा बॉन्ड, तो फटाक से प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? तो SN2 रिएक्शंस होंगी। इसके बाद अपन बात करें नेचर होगी हैलाइड की। ठीक है, ये दो ही टाइप के हैलाइड आएंगे टोटली। अब दूसरा कंसेप्ट आता है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या इफेक्ट डालती है, क्या नहीं डालती, ये एज ए डिफरेंस भी पढ़ा रहे हैं अपन और एज ए समझा भी रहे हैं। तो अपन बात करें SN1 रिएक्शन की जो रेट होती है, वो जो रेट है वो रेट इक्वल टू होती है K1 इंटू RH, और SN2 रिएक्शन की जो रेट होती है वो होती है आपके K2 इंटू RH और NU माइनस, यही होता है। तो SN1 रिएक्शन में तो न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन आ ही नहीं रही है, और SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन आ रही है। इसका मतलब क्या है कि SN1 रिएक्शन तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता ही नहीं है, और SN2 रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर उसकी रेट क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या है,
जब न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, क्या कहा मैंने, जब न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो SN1 रिएक्शन की रेट पर तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, SN1 रिएक्शन पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्लियर। बट SN2 रिएक्शन की रेट इंक्रीज होगी, क्लियर है। तो यहाँ पर जब न्यूक्लियोफिलिक फाइल कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो SN1 नॉट अफेक्टेड, बट SN2 की जो रेट है, SN2 रेट जो होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। ये है आपके न्यूक्लियोफिलिक कंसंट्रेशन। अब तीसरा आता है स्ट्रेंथ पर बात करें अपन कि भाई न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ कैसे वर्क करती है। तो भैया SN1 तो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड ही नहीं करता, तो काई की स्ट्रेंथ, क्या कहा मैंने, SN1 तो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड ही नहीं करता, तो काई की स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ तो जब बात करते हैं डिपेंड करता भाई। जैसे मान लो मैं किसी पे डिपेंड नहीं करता तो मुझे उसकी स्ट्रेंथ, उसके फेलियर से मुझे क्या मतलब है भाई, वो कुछ भी कर। लेकिन यहाँ पर SN2 रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफाइल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यदि मैं यहाँ स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा तो इसकी रेट भी बढ़ेगी और घटाऊंगा तो इसकी रेट भी घटेगी। तीसरा फैक्टर आता है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्लियर है। एक शब्द कभी कभी आएगा आपके न्यूक्लियोफिलिसिटी या नाविक स्नेहिता, तो न्यूक्लियोफाइल की जो स्ट्रेंथ होती है उसी को ही न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। और न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ क्या होती है, जो न्यूक्लियोफाइल जितना इजीली अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है वही क्या है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, क्लियर। तो यहाँ पे अगर मान लो कोई भी मीडियम नहीं है, नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल जैसे एक ले लिया अपन ने, एक तो ले लिया नेगेटिवली चार्ज ले लिया और एक न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल ले लिया, तो जो न्यूट्रल आयन होता है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी नेगेटिव चार्ज से क्या होती है, ऑलवेज कम होती है। क्या होती है, ऑलवेज कम होती है। कैसे, जैसे यहाँ पे ये तो न्यूट्रल है ROH, ये तो न्यूक्लियोफाइल हो गया तो लॉन पेयर है इसमें। अब इसी का अगर मैं एनायन बना लूं तो क्या बनेगा, RO-, तो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसकी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्लियर है। क्योंकि बेसिसिटी का मतलब भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला, और इसका मतलब भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला। तो यहाँ जो एनायन होता है उस एनायन की न्यूक्लियोफिलिसिटी उसके न्यूट्रल मॉलिक्यूल से क्या होती है, ऑलवेज ज्यादा होती है, क्लियर है। जैसे आपने RSH ले लिया तो RSH की न्यूक्लियोफिलिसिटी RS- से कम होती है, क्लियर। आपने NH3 ले लिया, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी NH2- से कम होती है। आपने यहाँ पर H2O ले लिया, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी OH- से कम होती है, क्लियर है। आपने यहाँ पर ROH ले लिया, एल्कोहल ले लिया, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी RO- से कम होती है। तो इसका मतलब क्या सीखे आप, इसका मतलब ये है कि जो एनायन है उस एनायन की न्यूक्लियोफिलिसिटी उसके न्यूट्रल मॉलिक्यूल से ज्यादा होती है, क्लियर भाई। मान लो यहाँ पर दोनों ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये मैंने ये नहीं कहा कि भाई इस एनायन का न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल होगा, लेकिन अपन वो एग्जांपल ले रहे हैं जिनमें एनायन भी न्यूक्लियोफाइल है और उसका न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी न्यूक्लियोफाइल है। तो जब दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है तो उस केस में उसके एनायन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी बजाय उसके न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। जैसे आपने CH3COOH की न्यूक्लियोफिलिसिटी देखी, ये कम है किससे, CH3COO-, क्लियर। अब हम बात करें तो ये तो हो गया आपके पहला पॉइंट कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एनायन is more than its neutral molecule, क्लियर। उसके न्यूट्रल मॉलिक्यूल से क्या होती है, हमेशा कम होती है, क्लियर है। अब हम बात करें, मान लो कि कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल हैं जिनमें डोनर एटम सेम है, क्या कहा मैंने, कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल है जिनमें डोनर एटम सेम है,
और जब डोनर एटम सेम है तो उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगी वो उनकी बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर? तो मैंने क्या कहा, सच न्यूक्लियोफाइल्स in which donor atoms are similar, then their nucleophilicity is directly proportional to its basicity या टू बेसिसिटी। किसकी प्रोपोर्शनल होती है? डायरेक्टली बेसिसिटी के। कब भाई? यहाँ पे अपन ने डोनर एटम सेम है, डोनर एटम सेम है मतलब जैसे आपने ले लिया OH माइनस OR माइनस और यहाँ पे ले लिया CH3 COO माइनस। इन सभी में डोनर एटम जो है वो ऑक्सीजन है। क्या डोनर एटम? भाई नेगेटिव चार्ज इस पर वही तो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा वही क्या है? आपका डोनर एटम है न्यूक्लियोफाइल का। तो यहाँ डोनर एटम ऑक्सीजन है, यहाँ डोनर एटम ऑक्सीजन है, और यहाँ डोनर एटम ऑक्सीजन है। तो इस केस में जो डोनर एटम सेम है, भाई डोनर एटम डिफरेंट होता तो वहां देख लेते अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह जो भी देखते, लेकिन यहाँ तो सेम है और यहाँ सेम है। तो अब हमें कैसे पता पड़े कि भाई न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा और किसकी कम है? तो यहाँ पर हम इनकी देखेंगे बेसिसिटी, और बेसिसिटी देखने के लिए मैंने आपको ब्रॉन्स्टेन लोरीन बताया था कि भाई अपन एसिड को तो जनरली बहुत अच्छी तरह अपन ने पढ़ लिया। तो एसिड, इसका एसिड बना लो और उस एसिड की एसिडिटी देख लो, और एसिडिटी जब जिसकी लो आ रही है उसकी बेसिसिटी सबसे हाई होगी। अरे भाई ब्रॉन्स्टेन लोरीन में आपने क्या कहा? स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका बेस जो है वो वीक होगा, और वीक एसिड है तो उसका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे इन सबके एसिड बना लो। एसिड बनाने पर क्या करना पड़ेगा? H प्लस जोड़ दो ना भाई इनमें। तो H प्लस ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये H2O, यहाँ बन जाएगा ROH, यहाँ बन जाएगा CH3 COOH, यहाँ आपने ले लिया C6H5 और O माइनस, तो यहाँ बन गया क्या? C6H5OH। अब अपन बात करें इन सब में एसिडिटी सबसे ज्यादा किसकी है? किसकी है? तो एसिडिटी जो है आपने कहा कि एसिडिटी जो है वो सबसे ज्यादा किसकी आ रही है? CH3 COOH की होगी। उससे कम एसिडिटी C6H5OH की है, उससे कम एसिडिटी वाटर की है, और सबसे कम एसिडिटी अल्कोहल की है। तो वीकर एसिड कौन है? अल्कोहल। तो अल्कोहल का एनायन जो होगा वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो सबसे ज्यादा तो होगी RO माइनस की। उसके बाद कौन आ रहा है? वाटर। तो वाटर की होगी, उसके बाद OH माइनस की होगी, उसके बाद कौन आ रहा है? C6H5OH आ रहा है तो C6H5O माइनस की होगी, और सबसे वीकर जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो CH3COO माइनस होगा इनमें। क्लियर है? ये है आपके स्ट्रेंथ। जब देखनी हो जिनमें डोनर एटम सेम है तो आपको फिर देखना उसकी क्या बेसिसिटी देखनी है कि कौन सा एनायन मोर बेसिक नेचर का है। और बेसिसिटी देखने के लिए सब में क्या करें? H प्लस जोड़ दो, एसिड बना लो, और एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ लिख लो, जो स्ट्रेंथ है उसका उल्टा करके बेसिसिटी लिख दो। क्लियर है भाई? तो आ जाएगा आपके न्यूक्लियोफिलिसिटी आ जाएगी। क्लियर? अरे क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो जैसे अपन ने कहा, अब आपसे पूछता मैं कि सिंपल, अभी मीडियम की बात नहीं कर रहे, अपन बात करेंगे बाद में सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट में हो सकता है कंसेप्ट उल्टा हो जाए, अपन बात करें नॉर्मल जनरल कंडीशन। तो ये F माइनस है, ये Cl माइनस है, ये Br माइनस है, और ये I माइनस है। अब आपसे पूछे कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? क्या कहा मैंने? कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन अच्छा होगा? इनका एसिड बना लो, HF, HCl, HBr और HI। स्ट्रॉन्गर एसिड
HIA, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? F माइनस। क्लियर है भाई? जब ये एसिड स्ट्रॉन्गर है तो ये बेस ये वाला स्ट्रॉन्गर होगा ना भाई? भाई ये एसिड स्ट्रॉन्गर है तो ये बेस वीकर है, और ये एसिड वीकर है तो इसका बेस स्ट्रॉन्गर है। क्लियर है? ये है आपके बेस और एसिड की एसिड। कन्फ्यूजन? ये आएगा आपके स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिल। हम यहाँ पर सॉल्वेंट का इफेक्ट देख रहे हैं न्यूक्लियोफाइल पर, तो हम बात करते हैं नंबर पहला है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जैसे वाटर आ गया, NH3 आ गया, C2H5OH आ गया, प्रोटॉन दे रहा है ना भाई। ऐसे सॉल्वेंट जो पोलर भी है, मतलब जिनमें चार्ज भी प्रेजेंट है और चार्ज के साथ साथ वो H+ भी देते हैं, तो वो कहलाते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। C2H5OH हो गया, CH3COOH हो गया, ये क्या कहलाते हैं? आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। ठीक है? तो जब वाटर आएगा तो पोलर सॉल्वेंट है, एथिल एल्कोहल आएगा तो पोलर सॉल्वेंट है, एसिटिक एसिड आएगा तो पोलर सॉल्वेंट है, NH3 आएगा तो पोलर सॉल्वेंट है। तो ये कहलाते हैं आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब ऐसे सॉल्वेंट जिनमें बॉन्ड पोलर तो होते ही है, साथ के साथ वो H+ आयन भी देते हैं, मतलब वो कहलाते हैं आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब इनमें क्या इफेक्ट पड़ता है? तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जनरली तो हमने क्या कहा था, अभी थोड़ी देर पहले समझाया मैंने आपको, F-, Cl-, Br-, I-। तो जनरली तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल था और ये वीकर न्यूक्लियोफाइल था, लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो छोटे साइज का न्यूक्लियोफाइल होगा, जो एनायन होगा, वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और जो बल्कि साइज का एनायन होगा वो एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ऐसा क्यों भाई? अभी तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल में, स्ट्रेंथ ऑफ में, तो उसमें ये पढ़ा कि भाई अगर कोई भी सॉल्वेंट नहीं है तो जो नेचर है, जो वेसिटी आ रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमको ये दे दिया, एक जगह तो आपने पढ़ा सर F- बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अब आप कह रहे हो कि सर ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये किसका इफेक्ट पड़ रहा है? सॉल्वेंट का। तो जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, जब एनायन छोटे साइज का होगा, ये F- का साइज है और ये जो है I- का साइज है, जब छोटे आकार का होगा तो इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ये क्या देगा? H+ देगा, H+ देगा और माइनस बनाएगा। तो यहाँ पर जो वाटर है वो वाटर ऐसे तो रहेगा HOH प्लस और माइनस। तो ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, इस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से घेर लेंगे ऐसे फटाफट, HOH HOH HOH, ये मैंने 11th में पढ़ाया आपको, सेम टॉपिक। हाँ, HOH और HOH ब्रोंस्टेन लॉरी में स्ट्रेंथ में पढ़ाया है। तो ये सॉल्वेशन कहलाएगा। तो स्मॉल साइज के एनायन को जल्दी से घेर लेगा तो सॉल्वेशन बहुत फास्ट होगा, और बिगर साइज का एनायन होगा तो उसको मॉलिक्यूल घेर ही नहीं पाएंगे ना भाई, और ढंग से नहीं घेर पा रहे, तो ये जो है इसको अब बताना कौन सा इफेक्टिवली घिरा हुआ है। ये तो चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो ये अपना नेगेटिव चार्ज मतलब नॉन पेयर दे ही नहीं सकता, और दे नहीं सकता तो ये क्या हो गया? वीकर न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब यही तो है कि भाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस विच अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, जब ये अटैक ही नहीं करेगा तो काहे का न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक करने के लिए क्या चाहिए? इसका इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। ये चारों तरफ से घेर लिया, सॉल्वेशन हो गया, फिर जाने ही नहीं देगा, और जाने नहीं देगा तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो और यहाँ पर ये बल्कि साइज का एनायन है, तो बल्कि साइज का जो एनायन होता है उसका सॉल्वेशन इफेक्टिवली कम होता है, और इफेक्टिवली होता ही नहीं है, तो ये इजीली आपको इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कराएगा, तो ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो एनायन का साइज है वो जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। कोई कंफ्यूजन? अरे है क्या? तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में
छोटे साइज का एनायन हाईली सॉल्वेटेड हो जाता है, जबकि बड़े साइज का एनायन हाईली सॉल्वेटेड नहीं होता। तो साइज बड़ा होने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, तो यहाँ जो न्यूक्लियोफिलिसिटी आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा, F की कम, Cl माइनस और ज्यादा, Br माइनस और ज्यादा, और I माइनस सबसे ज्यादा। जैसे आपने यहाँ पे लिया RO माइनस और RS माइनस, वैसे तो ये था, बट अब यहाँ पर ये होगा, तो इसका साइज बड़ा है। क्लियर? तो ये है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कि एनायन का साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी। तो बहुत सी बार आप किसको देख रहे हो, F माइनस को देख रहे हो, Cl माइनस को देख रहे हो, उसके साथ रिएक्शन पे यूं लिखा हुआ है, ये Cl माइनस और नीचे लिखा हुआ वाटर, आप इसको नहीं देख रहे, तो ये सॉल्वेंट है। और जब सॉल्वेंट को देखेंगे तो Cl माइनस से ज्यादा फास्टर रिएक्शन किसकी होगी, I माइनस की होगी। क्लियर है? ये कंसेप्ट है आपके सॉल्वेशन का। क्लियर? तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है उसमें स्मॉल साइज का एनायन वीकर न्यूक्लियोफाइल होता है और बड़े साइज का एनायन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो कन्फ्यूजन? तो देखिए यहाँ पे अब इनका ऑर्डर लिख देते हैं अपन। तो आपके ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ डिफरेंट एलायंस जो है वो सबसे ज्यादा हो गई आपके SH माइनस की, फिर Cn माइनस की, फिर I माइनस की, फिर N3 माइनस की। ठीक है ना भाई? N3 माइनस से पहले आप ले लो OH माइनस और फिर N3 माइनस मतलब एजाइड आयन। कौन सा आयन है ये? एजाइड आयन। उसके बाद आप ले लीजिए यहाँ पे Br माइनस। ठीक है, ये ऑर्डर आपको डायरेक्ट याद नहीं करना ज्यादा बड़ा। फिर CH3COO माइनस, तो कंपेयर कराएगा, दो देगा, और कंपेयर करके आप इजी गोइंग लिख सकते हो यहाँ Cl माइनस, F माइनस और H माइनस। सबसे छोटा साइज है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी से कम है, ये बड़ा साइज है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी से ज्यादा है। क्लियर? अब हम बात करें, ये तो हो गया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, समझ में आ गया? तो कौन कौन से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? वाटर, अमोनिया, एल्कोहल, एसिटिक एसिड, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो इनकी प्रेजेंस में तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा एनायन का न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी। क्लियर? और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कौन सी रिएक्शन फास्टर होगी? SN2 रिएक्शन फास्टर हो, सॉरी SN1 रिएक्शन फास्टर होगी देन SN2। क्लियर? तो जैसे सॉल्वेंट आए आप भूल जाओ क्या स्ट्रेंथ थी क्या नहीं थी, आप ये याद रखो कौन सी रिएक्शन हो। भाई यही तो पढ़ना चाह रहे हैं ना अपन। फाइनल स्टेटमेंट क्या आया? SN1 फास्टर देन SN2 इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब आता है आपके पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर तो है लेकिन कैसा है वो? एप्रोटिक है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में आपने ले लिया यहां पर, जैसे एक तो लिया एसीटोन, एक ले लिया DMSO। ठीक है, एक तो ये ले लिया आपने DMF ले लो, एक DMSO ले लो, एक DMA ले लो, DMA, और एक ले लिया आपने HMPA, है ना, ETC। आपको ये डायरेक्ट देखना है, मतलब आपको एरो पे ये लिखा मिलेगा एसीटोन, और एरो पे एसीटोन लिखा मिले और आपको बताना है SN1 या SN2, तो इस केस में आपको करनी है SN2 रिएक्शन। क्लियर है? अब ये देखो क्या काम करते हैं वो देखो। ठीक है ना भाई? ये क्लियर है आपके यहाँ तक? तो ये है आपके पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एसीटोन, पहले तो आप इनकी स्ट्रक्चर देख लें। एसीटोन क्या होता है? एसीटोन तो आपने कॉमन नोमेनक्लेचर में पढ़ा है। तो ये पोलर ग्रुप हो गया, इसका कार्बन ग्रुप पोलर होता है ना भाई, तो एसीटोन पोलर हो गया। DMF, DMF का फुल फॉर्म होता है डाईमेथिल फॉर्मामाइड। डाईमेथिल फॉर्मामाइड, तो डाईमेथिल फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड होता है HCONH2 होता है ना भाई। अरे फॉर्म मतलब 1 कार्बन, अमाइड मतलब CONH2। अब इसमें 2 मैथिल जोड़ने हैं तो ये 2 मैथिल जोड़ दिए, CH3 और CH3। क्लियर? फिर यहाँ पे आता है DMSO, डाईमेथिल सल्फोक्साइड। क्या नाम आएगा इसका?
डाइमेथिल सल्फोक्साइड, और डाइमेथिल सल्फोक्साइड का मतलब क्या होता है, S डबल बॉन्ड O CH3 और CH3, क्लियर। एक आता है DMA, डाइमेथिल एसिटामाइड होता है, ठीक है ना, डाइमेथिल एसिटामाइड, एसिटामाइड का मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O N और CH3 और CH3, और एक होता है HMPA, हेक्सामेथिल फॉस्फामाइड होगा, फॉस्फामाइड, ये हेक्सामेथिल फॉस्फामाइड, ठीक है ना भाई, ये HMPA होता है। तो HMPA की स्ट्रक्चर बना देते हैं अपन, HMPA हेक्सामेथिल फॉस्फामाइड, C डबल बॉन्ड O, ये N है, इस पे जुड़ जाएगा डाइमेथिल N, ये डाइमेथिल, और ये N, ये डाइमेथिल, तो ये हेक्सामेथिल हो गया ना भाई, 2 2 4 2 6, ये फॉस्फामाइड। अब इनमें देखिए आप, ये नॉन पोलर पोलर सॉल्वेंट है लेकिन प्रोटिक नहीं है, इनमें प्रोटॉन नहीं है कहीं पर देने के लिए, ये पोलर ग्रुप है इसका। अब ये पोलर ग्रुप है, मैं एक ही एग्जांपल से काम चला रहे हैं अपन, इनकी स्ट्रक्चर समझ ली ना आपने क्या क्या होती है। तो ये पोलर ग्रुप है आपका। अब ये पोलर एप्रोटिक है, एप्रोटिक का मतलब इनमें प्रोटॉन नहीं है, क्लियर। तो यहां पर मान लो कि आपने लिया NaCl ले लिया, KCl ले लिया, तो ये हमें एक तो Na प्लस दे रहा है और एक Cl माइनस दे रहा है, तो यह सॉल्वेंट में दोनों प्रेजेंट हो गए, Na प्लस भी है और Cl माइनस भी है। तो Na प्लस जो Na कैटायन है इसका, उसको तो ये वाला पार्ट घेरेगा, तो ये ढंग से सॉल्वेटेड हो जाएगा कैटायन, तो इसका O डबल बॉन्ड C CH3 और CH3 O डबल बॉन्ड C CH3 और CH3, तो ये ढंग से सॉल्वेटेड हो जाएगा पूरा। लेकिन जो एनायन है, उस एनायन को सॉल्वेट कौन करेगा, कार्बन करेगा। कार्बन यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, 2 बल्कि ग्रुप से घिरा हुआ है, तो एस्टेरिक इंड्रेन ज्यादा है ना भाई, तो ये कार्बन पहुंच ही नहीं पाएगा ना अपने बड़े आकार के कारण। भाई इस कार्बन का आकार बड़ा नहीं है, कार्बन से जुड़े लोगों का आकार बड़ा है। नेता हो सकता है बहुत सीधा हो, नेता हो सकता है बहुत अच्छा हो, पर नेता का चमचा बहुत खराब हो, तो चमचा नेता तक नहीं पहुंचने देता ना आम आदमी को, और जब वो चमचा नेता तक नहीं पहुंचने देगा आम आदमी को, तो उस नेता को उस आम आदमी की परेशानी का पता ही नहीं चलेगा। क्यों, जैसे चमचा फीड कर रहा है, नेताजी वैसे चल रहे हैं, क्लियर। लेकिन जैसे ही वो ये बेचारा आम आदमी पहुंचना चाहे नेताजी के पास, तो यहाँ नेताजी से जुड़े हुए लोग क्या बल्कि साइज के, और बल्कि साइज के हैं, तो इसका ढंग से सॉल्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ एनायन का सॉल्वेशन तो हो नहीं रहा, केवल कैटायन का सॉल्वेशन हो रहा है, और मेरा न्यूक्लियोफाइल कैटायन थोड़ी है, अरे मेरा न्यूक्लियोफाइल कौन है, एनायन है। और जब एनायन का सॉल्वेशन नहीं हो रहा, तो वहां जो एनायन की न्यूक्लियोसिटी होगी वो उसकी बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो वहां पर जो ये वाला ऑर्डर आया था FCl Br माइनस और I माइनस, क्लियर। आपने यहाँ पे लिया OR माइनस और RS माइनस, तो कौन आएगा, OR माइनस, उससे उल्टा हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पर साइज बढ़ने पर न्यूक्लियोसिटी घटती है क्योंकि बेसिसिटी घटेगी, और यहाँ पर क्यों घट रही है, क्योंकि एनायन का सॉल्यूशन कर ही नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा, कि जो इस ग्रुप का पॉजिटिव चार्ज है, भाई CO बॉन्ड है, उसमें नेगेटिव तो किस पर है, ऑक्सीजन पर, पॉजिटिव किस पर है, कार्बन पर, तो एनायन को कौन ढकेगा, पॉजिटिव ढकेगा। पॉजिटिव को तो ऑलरेडी ढक रखा है बल्कि ग्रुप में, सब में देखो आप, जितने भी मैंने एग्जांपल लेके सब में से जुड़ रहे थे बड़े बड़े ग्रुप, और सब में बड़े बड़े ग्रुप जुड़ रहे हैं, तो यहाँ स्टेरिक इंड्रेंस बहुत हाई है, और स्टेरिक इंड्रेंस बहुत हाई है, तो ये इसका सॉल्वेशन करेगा ही नहीं, और सॉल्वेशन नहीं करेगा तो जो एनायन की बेसिसिटी है वो वैसी ही आएगी जैसे अपन ने पहले बताई। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो उसकी बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्लियर। तो ये 2 कंसेप्ट आए, एक पोलर प्रोटिक, उसमें उल्टा हो गया था न्यूक्लियोफिलिसिटी, और एक पोलर एप्रोटिक, क्लियर है। और जब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आए, मतलब ये सॉल्वेंट लिखे हुए एरो पर एसीटोन, DMA, DMF, DMSO, HMPA, इनके नाम क्या है, एसीटोन, डाइमेथिल एसिटामाइड, डाइमेथिल फॉर्मामाइड, डाइमेथिल सल्फोक्साइड, हेक्सामेथिल फॉस्फोअमाइड,
क्लियर? ये हो तो इनकी प्रेजेंस में जो बेसिसिटी होगी वो ही न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्राइटेरिया होगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी ऑफ द एन आयन। क्लियर? और जब ये केस आ जाएगा पोलर एप्रोटिक आ गया, तो आपको जब भी ये सॉल्वेंट दिखे एरो पर और आपको डिसाइड करना हो SN1 है या SN2 है, तो आंख बंद करके बोलिएगा कौन सी है? SN2 है। कौन सी है? SN2 है। ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द SN1 एंड SN2 रिएक्शन। अब एक अपन इसी टॉपिक में आगे पढ़ेंगे एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। वो जब एलिमिनेशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।